हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने हैं लेप्रोसी के बारे में। इसके 2 लेक्चर आएंगे आपके। आज हम बात करेंगे इसका बेसिकली पूरा क्लासिफिकेशन से लेके क्या है लेप्रोसी, किसने डिस्कवर, मतलब क्या बैक्टीरिया कौन सा करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज कुछ जानेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसका लैब डायग्नोसिस की, एक्चुअली में इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, जो कि पेपर में बहुत आता है। लेकिन ये वाली क्लास भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। ट्रस्ट मी, आराम समझना। 10-15 मिनट की जो वीडियो होगी उसको दिमाग से सुनना, है ना, एकदम अटेंटिव होके। ओके, चलो आ जाओ। अब मैंने क्या बोला, हमारे पास एक लेप्रोसी बीमारी है जो कि रिसेंट नहीं है, जो कि ऐसा नहीं है कि आजकल पता लगा। ये बहुत एशियंट टाइम से इसके बारे में जिक्र होता जा रहा है, कहीं ना कहीं हुआ है इसके बारे में। पहले बीमारी जिसको होती थी उसको कहीं ना कहीं क्या करते थे, उसको एक तरीके से सोशल स्टिग्मा था कि उसको बाहर निकाल दो, उस जगह से उसको एकदम आइसोलेट कर दो, है ना। ऐसा बोलेंगे कि पिछले जन्म का पाप होगा वो इसका भुगत रहा है, ऐसा कुछ चीज़ें कि भगवान ने इसे कुछ, मतलब जो भी है आपका एक तरीके से माना गया इस तरीके से, है ना। और उसको दूर कर दिया कि फैलाएगा, लोगों को देगा और इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे हमें रिसर्च हुई, आगे हुई, तो इसका स्टिग्मा, इसका इलाज सब कुछ मिल गया, स्टिग्मा दूर हो गया, है ना। और इतना हो गया, ठीक है। इसको हम एक और बोलते हैं नाम, हैंसन्स डिसीज बोलते हैं। बिकॉज जो लेप्रोसी जो करता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बताओ? मायोबैक्टीरियम लेप्रे। मायोबैक्टीरियम लेप्रे। एक टीबी वाला होता है, एक ये वाला होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी के अंदर। अब इसमें क्या पढ़ा है हम लोगों ने? इसमें हमने पढ़ा है मायोबैक्टीरियम लेप्रे पढ़ना है हम लोगों को। तो ये जो डिस्कवर करा पहला, किसने करा? हैंसन्स ने करा, है ना। तो पूरा नाम क्या है यार, आपको इतना कर लो चलेगा। पूरा नाम क्या है? ग्रहार्ड आर्मोर हैंसन्स, ठीक है। 1873 में डिस्कवर करा इन्होंने पहली बार, है ना। ये एक एसिड फास्ट बेसिलाई है, यानी कि यहाँ पे जर्डन स्टेनिंग चलेगी। और यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में भी आता है ना। देखा हुआ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने, है ना। तो ये हो गया। अब मेरी बात समझना, ये ना बहुत ही कम स्टडी करे जाने वाला बैक्टीरिया है। इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम कल्चर नहीं कर सकते। कोई भी अगार लगा, कोई भी लगा लो, है ना, न्यूट्रिशन अगर, ब्लड अगर, कुछ भी लगा लो, लेकिन इसे हम कल्चर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं पता नहीं। ये तरीके से कोश पॉस्टुलेट का एक्सेप्शंस भी आता है, मैंने पढ़ाया होगा आपको कोश पॉस्टुलेट। तो इसका एक्सेप्शन ये है, बिकॉज कोश पॉस्टुलेट क्या बोलता है आपसे कि आपको जो बैक्टीरिया उसे हम कल्टीवेट भी कर लेना आना चाहिए, बट ये कल्चर नहीं होता है। पहली बात तो ये कल्चर नहीं होता है, आप कोई भी इसमें कल्चर मीडिया नहीं पढ़ोगे, ठीक है जी। इसमें हम माउस पैड वगैरह देखेंगे, वो अलग बात है। हाँ, और ये ध्यान रखना, ये बीमारी है क्या? ये क्रोनिक, ऐसा नहीं है कि आज लेप्रे हुआ और आज दिक्कत होने नहीं। एक लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि बैक्टीरिया आने के बाद सिम्टम शो करेगा, उस बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, लगभग 5 से 7 ईयर का। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो सेल डिवीज़न होती है, जो कि जनरेशन टाइम होता है, एक मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम लेप्रे, दूसरा बनाएगा, डिवाइड करेगा, जो कि, है ना, डिवीज़न में जो टाइम लग रहा है वो आपका 12 से 13 दिन होता है। तो इतना हाई जनरेशनल टाइम होता है ना। तो इसी वजह से जो नंबर बढ़ने में टाइम लगता है, तो 5 से 7 साल इज़ अ इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। तो और क्या होता है यहाँ पे? ये ग्रैनुलोमा बनाता है। हमने देखा था ना टीबी वाले में भी ग्रैनुलोमा बनता था। तो ये ग्रैनुलोमा टिश्यू होगा, बहुत सारे नोडुल बन जाएंगे। और मेरी बात ध्यान रखना कि ये हमेशा ग्रो करेगा बेस्ट कहाँ पर? जहाँ पे थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट है, थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट है ना। तो हमारी बॉडी में जो पेरिफेरी इलाके हैं, है ना, दूर वाले जो हैं, स्किन हो गया, ऊपर वाला स्किन हो गया, ये सब थोड़े से कूलर साइड होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिखने मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्किन में। जो पेरिफेरी नर्व होंगी, जो आईज होगी, और जो टेस्टिस होगी। टेस्टिस तो हमें पता भी है ना यार कि जो बॉडी के बाहर क्यों होती है, बिकॉज उन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए थोड़ा सा कम चाहिए होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी दिक्कत होगी। तो मेरी बात समझना कि जो आपकी लेप्रोसी वाले जो भी सिम्टम्स होंगे, जो भी आपके लीजन्स बनेंगे, स्किन लीजन्स वगैरह, सब क्यों बन रहे हैं? दूर वाले साइड बनेंगे थोड़ा सा, है ना, जहाँ पे थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। ओके, आ जाओ। अब मेरी बात समझना, ये तो छोटी जनरल बातें थी। 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ो, पेपर देने जाओगे, उससे पहले पढ़ के जाओगे, हो जाएगा। आ जाओ, हम समझते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। मेरी बात समझना कैसे। मेरे पास 2 पेशेंट आए, मेरी बात समझना, मेरे पास 2 पेशेंट आए। एक पेशेंट ये है, जिसे लेप्रोसी है, एक पेशेंट ये है, जिसे लेप्रोसी है। मैंने दोनों पेशेंट को देखा और मैंने देखा कि मान लो पेशेंट नंबर ए है ये, पेशेंट नंबर बी है ये। दोनों को देखा और मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ। और मैंने देखा क्या कि यहाँ पे जो स्किन लीजन है, मान लिया 1 2 3, कितने स्किन लीजन्स हैं, कितनी जगह घाव है, इस तरीके से आपका 3 जगह। यहाँ मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 7 जगह है, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है।
दूसरी ऑब्जर्वेशन देखी मैंने कि यहाँ पे जो नर्व इन्वॉल्वमेंट है, नर्व में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी तक जो बेसिलाई है वो नर्व तक नहीं पहुँचा है, तो ये नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट इस वाले में नर्व इन्वॉल्वमेंट भी देखने मिल रही है ना, नर्व भी देखने मिल रही है कि नर्व भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। और क्या देखा मैंने, जब दोनों की मैंने स्मेयर बनाई, जहाँ पे आपका लीजन होगा उसमें से बैक्टीरिया निकाल के, मतलब थोड़ा सा निकाल के रिडन स्टेनिंग करके देखा, और मुझे यहाँ पे कोई भी इतना कोई हाई अमाउंट में नहीं मिल रहा है, मतलब कि बेसिलरी लोड कम है, बैक्टीरिया कम है यहाँ पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव आ रहा है। आप बोलोगे यार बीमारी दोनों में सेम है, लेकिन एक के सिम्टम इतने कम क्यों, एक के सिम्टम इतने ज़्यादा क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? बीमारी दोनों को लेप्रोसी है, नो डाउट अबाउट दैट, है ना, तो ये अलग अलग क्यों? इट्स ऑल मैटर ऑफ इम्यूनिटी। एक इम्यूनिटी होती है आपकी, क्या बोलेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, एक होती ह्यूमरल, एक होती जहाँ पे एंटीबॉडी बनती हैं। पढ़ाऊँ क्या? देख लो थोड़ा सा, देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है आपका, एंटीबॉडी बनती हैं, एंटीबॉडी बनती हैं, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, बिकॉज ये एंटीबॉडी की बात क्यों नहीं करेंगे हम, बिकॉज जो आपका ये वाला बैक्टीरिया है ना वो सेल के अंदर रहता है ना, वो सेल के अंदर रहता है, तो एंटीबॉडी वाला हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। तो मैंने बोला जो पर्सन नंबर ए है ना उसका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसके अंदर जो बैसिलर लोड है, जो बैक्टीरिया है, वो उतना एग्रेसिवली ग्रो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। और दूसरे वाले की क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थोड़ी सी बेकार साइड है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया का लोड ज़्यादा है, आपके स्किन लीजन ज़्यादा है, और आपके साथ साथ नर्व इन्वॉल्वमेंट भी है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे अच्छा है CMI। तो दोनों पेशेंट को डिफर कौन करा रहा है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और उस बेसिस पे मैंने 2 पेशेंट के नाम दे दिए। इस वाली लेप्रोसी को मैंने बोला पॉसी लेप्रोसी, पॉसी बेसिलरी लेप्रोसी, और यहाँ मैंने इसे बोला मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी, और इसी बेसिस पे मैं ट्रीटमेंट आगे चलाऊंगा। तो ये वाला क्लासिफिकेशन आपको ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करता है कि मैं जानूंगा यार कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है ना, किस कैटेगरी में आ रहा है, पॉसी बेसिलरी में आ रहा है, मल्टी बेसिलरी में आ रहा है ना, और इसी बेसिस पे मैं बताऊंगा प्रोग्नोसिस कि ट्रीटमेंट कितना सफल होने वाला है। और आप कॉमन सेंस लगाइए, इसका अच्छा होगा, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला कि अब मैं रफ कर दूं एक बार थोड़ा सा, है ना, समझाने के लिए था ये। एक मिनट, क्या कर, ठीक है, हाँ आ जाओ। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, पॉसी बेसिलर लेप्रोसी और मल्टी बेसिलर लेप्रोसी, ठीक है। तो इन दोनों को अलग कैसे करा मैंने, स्किन लीजन अगर 1 से 5 हैं, 5 तक हैं तो पॉसी बेसिलरी, और ज़्यादा है 5 से तो मल्टी बेसिलरी। अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है ना, नर्व इन्वॉल्वमेंट क्या बोल सकते हैं आपका नहीं है, और एक भी है, एक्चुअल WHO एक बोलता है, और आपका जो नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम है वो बोलता है नहीं, तो वो बातें ऐसी हैं। बट ऐसा समझिए, नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पॉसी बेसिलरी, और अगर है तो आपका क्या होगा, मल्टी बेसिलरी। वो 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अपना अपना रूल चलाती हैं, उतना में नहीं जाना, ठीक है। स्लिट स्किन स्पेयर अगर नेगेटिव है तो पॉसी बेसिलरी, और पॉजिटिव है तो ये, ठीक है जी, समझ में आता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी में, और आगे 2 क्लासिफिकेशन और देखते हैं। मेरी बात समझना कि जो आपकी लेप्रोसी है ना वो बाइपोलर है, यानी कि खतरनाक हो सकती है, कम खतरनाक हो सकती है। मेरी बात समझना कैसे, मैंने बोला रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन ही देखेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बोला कि यार लेप्रोमेटस लेप्रोसी और एक हो गई ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी, ये 2 पोल हैं, ये 2 पोल हैं, एक ये वाला एक ये वाला। कौन कौन सा बताओ, एल माने लेप्रोमेटस लेप्रोसी, और TT ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी। समझना कैसे, ये वाली लेस सीवियर है, मतलब सबसे ज़्यादा माइल्डेस्ट है ना, बिल्कुल सही, मतलब कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर है ये, है ना, माइल्डेस्ट। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा सीवियर है। तो क्या वो लेप्रोसी आपकी किसी व्यक्ति में, ये 2 पोल है, उसके बीच में कुछ हो सकता है, ठीक है, बट ये 2 पोल हैं, तो लेप्रोसी इज अ बाइपोलर डिसीज। तो मेरी बात समझना कैसे, वही सिंपल कॉन्सेप्ट जो पहली वाली बात थी उसे घुमा के बोला गया है। कैसे, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी आपकी माइल्डेस्ट है, क्यों, क्योंकि ये वाली लेप्रोसी उन पेशेंट में देखने मिल रही है जिसमें क्या हुआ, सेल मीडिएटेड, एक सेकेंड, सेल इम्यूनिटी अच्छी है। और खतरनाक वाली किस में मिलेगी बताओ, सेल
मीडिएटेड इम्यूनिटी खराब है, ठीक है जी। और उसके बीच में आते रहेंगे। देखो आप मेडिएटेड क्लासिफिकेशन देखो, लेप्रोमेटस लेप्रोसी टाइप और ट्यूबरकल टाइप, दो पोल हो गए, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना। लेप्रोमेटस टाइप, ट्यूबरकुलर टाइप इंडियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो अगेन मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, है ना, ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेप्रोसी इज अ बाइपोलर डिसीज, लेप्रोमेटस लेप्रोसी और ट्यूबरकुलर लेप्रोसी। उसके बीच में आपका बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, बॉर्डरलाइन लेप्रोसी, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलर लेप्रोसी आ सकते हैं, आते हैं, ठीक है जी। बट ये दो पोल हैं, मेरी बात समझना और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। लेप्रोमेटस लेप्रोसी और ट्यूबरकुलर लेप्रोसी इज अ बाइपोलर, मतलब लेप्रोसी के बाइपोलर एंड है कि इनके ये होंगे या फिर इनके बीच में कुछ होगा, है ना, इनके बाहर कुछ नहीं है। ओके, कैसे डिसाइड हुआ? मैंने क्या बोला था, लेप्रोमेटस लेप्रोसी क्या है, डेंजरस, खतरनाक, और ये वाली थोड़ी सी माइल्ड है, एक माइल्ड है, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सेल मेड इम्यूनिटी, एक पर्सन के अंदर इम्यूनिटी है, लो है तो लेप्रोसी खतरनाक बन गई, है ना। नॉर्मल है, सेल मेड नॉर्मल है, हेल्दी इंसान है, तो वो ट्यूबरकुलर लेप्रोसी बन गई। और यही मैंने कहाँ इस्तेमाल किया, बताओ। अगर CMI कम है तो ट्रीटमेंट के दौरान मैं पेशेंट क्या बोलूँगा, आप क्या हो, मल्टीबेसलरी हो या पॉसीबेसलरी हो, क्या बोलोगे बताओ। अगर CMI कम है तो मल्टीबेसलरी, यार बताया था मैंने, है ना। मैं चाहूँ तो याद करने के लिए बोल दूँ यार, रीडिंग कर दूँ, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ बातें डिलीवर करना चाहता हूँ कि आप ना टाइम दे रहे हो मेरे को पढ़ा, आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, तो क्यों ना कुछ सीख लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीबेसलरी और ये पॉसीबेसलरी। आप थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन आने वाला है, मैं समझाऊंगा। नर्व लीजन यहाँ पे लेट आता है, हाइपोएस्थीसिया, मतलब कुछ टच, है ना, फाइन टच फील नहीं कर पाओगे, है ना, एनेस्थीसिया टाइप, तो यहाँ पे भी लेट आता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के नर्व इन्वॉल्वमेंट है। बट यहाँ पे क्या है आपका, अपीयर अर्ली और हाइपोएस्थीसिया लेट। मेरी बात समझना कि आप बोल रहे हो, आधा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि आप बोल रहे हो कि ये पॉसीबेसलरी है और पॉसीबेसलरी में नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जब तो पॉसीबेसलरी है। मैंने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि नर्व लीजन है अपीयर अर्ली। मेरी बात समझना, जो ये वाला नर्व लीजन है ना, ये बैक्टीरिया नहीं कर रहे हैं, ये लेप्रोसी नहीं, लेप्रो वाला बैक्टीरिया नहीं कर रहा है, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो ही नर्व को डैमेज कर दे रहा है। मेरी बात समझना, नर्व इन्वॉल्वमेंट का मतलब था क्या वहाँ बैक्टीरिया पहुँच पाया? मैंने बोला नहीं पहुँच पाया, है ना। लेकिन यहाँ पे नर्व लीजन लिखा है, मैंने बोला नर्व लीजन होगा, वाई? बिकॉज ऑफ आवर ओन इम्यून सिस्टम। समझ में आ रहा है? ठीक है। स्किन लीजन यहाँ पे बहुत सारे होंगे, यहाँ पे कम होंगे। लेप्रो, हाँ थोड़ा सा यार मेरा मेमोरी फुल आती है कैमरे की ना, बहुत MB लगती है, 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो GB में चली जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, लास्ट लेप्रोमिन टेस्ट पे थे हम लोग। लेप्रोमिन टेस्ट हम स्किन में ऐसे लगाएंगे और ये चेक करता है उस पेशेंट की CMI, सेल मेड इम्यूनिटी। तो मुझे बताओ, लेप्रोमेटल लेप्रोसी में क्या CMI थी नेगेटिव, तो वहाँ पे वो नेगेटिव आएगा, मतलब कम थी तो नहीं कर पाएगा लेप्रोमिन टेस्ट, नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं ये आपका CMI बता रहा है ना। चलो आ जाओ, प्रोग्नोसिस में देखो, इसका पुअर है, इसका गुड है, बिकॉज अगेन ये डेंजर है ना यार, ठीक है। कैमरा से कर लो, ठीक है। आ जाओ कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं। तो 25% अनट्रीटेड पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखती हैं, तो डिफॉर्मिटीज़ आती हैं पूरे शरीर में, कहीं ना कहीं आपके जो फेस में देखा जाए तो एक लियोनी फेस, मतलब कि लायन लाइक फेस बनेगा। लायन लाइक फेस मतलब हल्का सा ऐसे घुमा घुमा सा और नोड्यूल बने हुए होता है, लायन का होता है इस तरीके से। सैगिंग फेस, झुर्रियाँ वगैरह बहुत आ रही होंगी, लॉस ऑफ आईब्रो मिल रही होगी, नोज कैसी होगी, सैडल नोज होगी, ऐसे होगी, है ना। आपका अल्सर्स देखने मिलेंगे, है ना। और आपका कहीं ना कहीं कॉर्नियल में भी ओपेसिटी, आँख में भी होगा, है। और आपका हैंड में क्लॉ हैंड, रिस्ट ड्रॉप, क्यों? बिकॉज नर्व इन्वॉल्वमेंट, है ना। फुट ड्रॉप भी क्यों? आपका नर्व इन्वॉल्वमेंट और प्लांटर अल्सर्स वगैरह, ठीक है। ये सब क्यों हो पा रहे हैं, समझ हमको आ रहा है, ठीक है। आ जाओ, अब एक और होता है, एक चीज़ आती है लेप्रा रिएक्शन। सुनो मेरी बात, लेप्रा, ये जो कॉम्प्लिकेशन थी, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म बाद आ रही है ना, बहुत दिन बाद। लेकिन जो आपका एक्यूट है तुरंत, है ना, उस समय में, ये क्यों हो रही है? नॉट बिकॉज ऑफ, पहली बात सुनो, नॉट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कोई लेना देना नहीं है, नॉट ड्यू टू इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी एक एग्जीगरेटेड रिस्पॉन्स देती है
एलर्जी में होता है ना कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम मार रहा है, लेकिन एक ओवर रिएक्शन देना, ओवर काम कर दे, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया। मान लो एक छोटा बच्चा कई दुकान से टॉफ़ी लेके भागा, तो जो वहाँ का मालिक होगा वो जाके फ़ोन लगा देगा पुलिस को, पुलिस ने फ़ोन लगा दिया, मतलब सीएम तक बात पहुँच गई, सीएम ने पीएम को बता दिया, पीएम ने फौज भेज दी। किस बात के लिए? एक छोटा बच्चा एक टॉफ़ी लेके भाग गया, और फिर पुलिस आ रही है पूरा, है ना, फिर उसने अमेरिका से बात कर ली है, देन बहुत सारे लोग आ रहे हैं बच्चे पकड़ने। क्या ये वर्थ इट था? क्या ऐसा होना था? नहीं होना चाहिए था। तो दैट मीन्स ये एक रिस्पॉन्स हो गया, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स होना क्या चाहिए था बेसिकली, है ना। वहीं दुकानदार पकड़ता है, चाटा मारता, खींच लेता, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। चलो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं क्या? एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी का इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। पहली बात समझ में आ गई लेप्रा रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ये आपका ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रीटमेंट हो सकता है, 2 टाइप का है। तो एक्चुअली में क्या है ये? टाइप 1 लेप्रा इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। पढ़ा होगा हाइपर सेंसिटिविटी, मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी एज ऑफ नाउ, है ना, पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन क्या है? आपका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव। 4 टाइप होते हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ दिखता है बताओ? लेप्रोमिटस लेप्रोसी में। ये आपका बॉर्डर लाइन, जितनी बॉर्डर लाइन वाली है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लॉइड, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, बॉर्डर लाइन लेप्रोमिटस लेप्रोसी, उसमें दिखता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। इसमें आपके ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, देख रहे हो आप, आई जॉइंट, पेनफुल रेड नोड्यूल्स, मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? तुरंत स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगा स्किन लीजन्स पे जो पहले से वहाँ पर हैं, है ना, नर्व पेन, टेंडरनेस, ये सब देखने मिल रही है। मेरी बात समझना, दिस इज जस्ट ड्यू टू आवर ओन इम्यून सिस्टम विच गिव एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स, है ना। तो मेरे पास समझ में आ रहा है क्या? नॉट ड्यू टू इन्फेक्शन, नॉट ड्यू टू बैक्टीरिया इटसेल्फ, है ना। बैक्टीरिया को कुछ ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी ही कुछ कर रही तो उस वजह से दिक्कत हो गई, और ठीक है जी। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। बहुत टफ टॉपिक था समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें, और लैब डायग्नोसिस आएगा, ये जनरल बातें थी कि इतना आना चाहिए लेप्रोसी के बारे में, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय।